नूपुर नहीं, मुद्दा है तेल। ये है असली खेल। तेल मिले और अमीर बन गए। तो कोई फिर से भिखारी बनना चाहेगा क्या? सोचिए, अगर कोई दुखती रग पर हाथ रख दे तो दर्द से चीख निकल जाएगी। और गल्फ कंट्री के तेल रूपी दुखती रग पर भारत ने न केवल हाथ रखा बल्कि जोर से दबाया है, तो चीख निकली और उस चीख के चिंगारी में नूपुर झुलस गई। तो आइए ऐसे तथ्यों और सबूतों के साथ दिखाते हैं कि नूपुर कहानी के पीछे राज क्या है। और आप जब देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मामला है क्या। मैं हूं जय श्रीवास्तव और आज दिखाते हैं नूपुर नपी क्यों है। कहानी तभी से शुरू हो गई थी जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के बाद रूस पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिसके चलते रूस का एक बड़ा बाजार जो यूरोपियन था वो ध्वस्त हो गया। यही कारण है कि रूस के सामने व्यापार करने के लिए बाजार नहीं मिल रहा था और भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमसे क्रूड ऑयल खरीदते हो तो हम 30% आपको सब्सिडी देंगे। भारत ने सैंपल के तौर पे बड़ा ऑर्डर भी दिया और रूस से तेल आने भी लगा। इसी बीच जब भारत को यह समझ में आया कि यदि गल्फ कंट्री से तेल लिया जाता है तो भारत में तेल 3 दिन में पहुंच जाता है और यही तेल यदि रूस से लिया गया तो ये 15 दिन में पहुंचेगा। साथ ही एक और जो दिक्कत थी वो है बीमा कंपनियों के, क्योंकि बीमा कंपनियां अधिकतर यूरोपियन है और बीमा कंपनियां क्लियरेंस नहीं दे रहे थे। यही कारण जो बीमा कंपनियां है वो भारी कीमत लेकर बीमा दे रहे हैं। तो 2 प्रमुख कारण है, एक कि ट्रांसपोर्टिंग का ज्यादा खर्चा, दूसरा बीमा पर होने वाला खर्चा। इन दोनों खर्चे को जब जोड़ा गया तो देखा कि बहुत ज्यादा लाभ रूस से तेल खरीदने में नहीं है। यही कारण है कि भारत ऑर्डर तो दिए जा रहे थे, तेल आना शुरू हो चुका था, लेकिन भारत बार्गेनिंग कर रहे थे कि 30 के बजाय 40% कंसेशन मिले। यदि रूस 40% कंसेशन में तेल देने के लिए तैयार हो जाता है तो भारत के लिए ये सोने पे सुहागा होता। जब इसका गुनाभाग चल ही रहा था और इसका नफा नुकसान पर अध्ययन चल रहा था और बार्गेनिंग कर रहे थे भारत, इसी बीच सऊदी अरब को भी लगा कि अब हमारे जो तेल का व्यापार है ये खतरे में है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक रूस का बाजार खोलना, दूसरा यूरोप कंट्री के लिए रूस का बाजार बंद होना, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो इथेनॉल तैयार किया गया, जो 20% आने वाले समय में टारगेट रखा गया कि जो पेट्रोल आ रहा है इसी पेट्रोल में इथेनॉल मिला के दिया जाएगा। जैसे ये इथेनॉल मिलाया जाएगा वैसे ही भारत में 20% जो तेल का आयात है ये खत्म हो जाएगी। साथ ही भारतवासियों के लिए 20 रुपया कम पेट्रोल मिलने लगेगा। इथेनॉल का उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चलन में आने के बाद भारत में 30 से 40% ऑयलों में कटौती हो जाएगी। साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में
40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। तो एक तरफ 20% तेल के आयात में कमी, दूसरा रूस का बाजार खुलना, तीसरी एक जो जानकारी मैं देना चाहता हूं, यह जानकारी बहुत ही रोचक है। 2015 से पहले अमेरिका निर्यात नहीं करता था। तेल के निर्यात पर अमेरिका प्रतिबंध लगा के रखा था और रूस का जो निर्यात की स्थिति है वो यूरोपियन कंट्री में था। एशिया में रूस की एंट्री नहीं थी, बहुत कम थी। सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्री है उनका एकाधिकार था। यही कारण है कि इन कुछ दशकों में गल्फ कंट्री खूब फला फूला। जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो 20% तेल ईरान से भारत खरीदता था। जब ईरान पर प्रतिबंध लगा तो गल्फ कंट्री को यह लगा कि ईरान से जो खरीदने वाला जो तेल है वो हमसे लेंगे, लेकिन उस समय भी भारत ने सऊदी अरब से तेल नहीं खरीदा। 15 के बाद जैसे ही अमेरिका ने निर्यात का बाजार खोला, वैसे ही भारत धीरे धीरे अमेरिका से तेल लेने लगे और अभी लगभग 8% तेल अमेरिका से भारत खरीद रहा है। भारत 85% तेल आयात करता है, लेकिन 2015 से पहले अधिकतम तेलों की जो आयात है वो गल्फ कंट्री से ही किया करता था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और रूस का नंबर दूसरे नंबर पे है और तीसरे पर आता है सऊदी अरब, जो कि मार्केट उनका छोटा होने के कारण से या प्रतिबंध होने के कारण से रूस और अमेरिका का जो निर्यात की स्थिति थी वो गल्फ कंट्री से बहुत नीचे था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। ये आंकड़े गौर से सुनिएगा। इसी आंकड़े में छुपा हुआ है कि नूपुर के पीछे हाथ धोकर इतने देश क्यों पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला जो देश है वो है अमेरिका। इसी प्रकार सबसे ज्यादा खपत वाला जो देश है वो है चीन। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका और जो भारत के जो स्थिति है ये दोनों लगभग बराबर है। कुछ ही परसेंट के जो है खपत की स्थिति में अमेरिका ज्यादा है। अब जो कि मैं बता चुका हूं कि अमेरिका प्रोडक्शन में एक नंबर पे है और खपत में दूसरे नंबर पे है और निर्यात करने में उनका स्थान पूरे वर्ल्ड में 6वें नंबर पर है। तो उनको तो डीजल पेट्रोल की जरूरत है ही नहीं, वो तो तेल के निर्यात कर रहे हैं, सरप्लस है वो। चीन जो सबसे बड़ा खपत वाला देश है, उनके प्रोडक्शन की स्थिति ये है कि वो दुनिया के 6वें नंबर पर है जो वो प्रोडक्शन करता है। तो उनको जो जरूरत है उसमें बड़ा एक हिस्सा जो है रूस पूर्ति कर देता है। सऊदी अरब और गल्फ कंट्री से भी लेते हैं, लेकिन रूस बड़ा मार्केट जो है तेल का बन चुका है। ऐसी स्थिति में उनको बहुत ज्यादा गल्फ कंट्री की फिक्र नहीं है और ना ही उनके तेलों की जरूरत है। ऐसी स्थिति में भारत का जो बाजार है ये गल्फ कंट्रियों के लिए ये ऑक्सीजन का काम करता है। गल्फ कंट्री को पता है कि तेल के मुद्दे पर भारत हम पर ही निर्भर है। इसी कारण से कई बार उन्होंने ब्लैकमेल किया भारत को। आपने देखा होगा कि अनेक देशों में उन्होंने कम कीमत पर तेल देना चालू किया था, लेकिन भारत को कभी भी किसी प्रकार का फायदा उन्होंने नहीं दी है। अनेक प्रकार के सामग्री वो बुलाते हैं भारत से, जिसमें खाने का और बाकी चीजें भी है। यहां तक कि पानी भी भारत से ही जाता है, लेकिन वो उनकी कीमत पर बुलाते हैं। तेल की कीमत भी वही तय करते हैं और भारत से जो सामग्री बुला रहे हैं वो भी वही कीमत तय करके बुलाते हैं। ऐसा भी देखा गया, जो दूसरे देशों ने भारत से किसी चीज की मांग की हो,
भारी कीमत पर मांग की है। लेकिन यदि सऊदी अरब ने मांग की है या गल्फ कंट्री के किसी देश ने मांग की है, तो भारत सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को देता है। लेकिन इसके बदले में क्या मिलता है? जब जब भी मौका मिला तब तब उन्होंने धोखा दिया है, क्योंकि उनको यह पता था कि भारत तेल के मुद्दे पे हम पर ही निर्भर है। दूसरी बात यह है कि जो 57 कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है, उनको खैरात देने वाले जो है यही देश है। अब जो कंट्री खैरात लेने वाले हैं, उनको यदि एक भी आदेश ये देते हैं तो वो कंट्री आदेश को सराख पर रखते हैं, क्योंकि यही देश है जो तेल से कमाते हैं और अपने इस्लामिक कंट्रियों में खैरात बांटते हैं। तो हमेशा भारत को एक संदेश देते आए हैं कि इस्लामिक कंट्रियों के खलीफा हम हैं। यदि किसी कंट्री से आपको तकलीफ होगी तो हम बचाएंगे भी। इन दो के अलावा किसी प्रकार का कोई बाजार गल्फ कंट्री में नहीं है। इस बाजार में तेल और इस्लामिक कंट्री से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है भारत को, ये दो व्यापार गल्फ कंट्री बेधड़क करते हैं। अनेक ऐसे देश हैं जो आतंक की फसल उगाते हैं, उनको भी उसमें खाद और पानी की व्यवस्था यही गल्फ कंट्री करते हैं। इनको पता है कि यदि भारत का बाजार टूटा और भारत यदि हमसे अलग हो गए तो हम फिर से भिखारी बन जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसीलिए एक तो भारत को डरा के रखते हैं कि ये इस्लामिक कंट्रियों का खलीफा होने के कारण से जो है आपको कोई तकलीफ आपत्ति विपत्ति आएगी, हम संभाल लेंगे। संभालते नहीं है, जबकि उसमें और मददगार होते हैं। ये उनको पता है कि यदि भारत पर कोई न्यूसेंस क्रिएट वो करते हैं तो भारत दौड़ा दौड़ा हमारे पास ही आएंगे। तेल के लिए तो ऑलरेडी ग्रिप में है ही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब भारत धीरे धीरे हर मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। एक और इथेनॉल है, दूसरी ओर रूस और अमेरिका जो सबसे बड़े उत्पादक है, वो अब भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए बेताब है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरबियन को लगता है, गल्फ कंट्री के जो बड़े तेल व्यापारी है उनको लगता है कि यदि भारत चला गया तो हमारे पास केवल ऐसे नंगे भूखे देश बचेंगे जो हमारे खैरात से ही जो है जीवित रहते हैं। वो तेल कहां से खरीदेगा? देखिए आप पाकिस्तान की स्थिति। इस स्थिति को देखते हुए उनको लग रहा है कि यदि रूस 30% से ज्यादा कंसेशन भारत को दे देता है तो निश्चित रूप से भारत रूस से ही तेल खरीदेगा और भारत जो ब्लैकमेल होता है उससे बाहर भी आना चाहेगा। जब हम गल्फ कंट्री से तेल खरीदते हैं तो हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है। डॉलर में खरीदने का मतलब यही है कि पहले आप डॉलर खरीदो, उसी डॉलर से फिर तेल खरीदो, तो उससे डबल मार भारत पर पड़ता है। लेकिन अभी रूस रूबल में भी भारत को तेल देने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अब वो स्थिति नहीं रहेगी कि पहले आप डॉलर खरीदो और उसके बाद डॉलर से तेल खरीदो। दो प्रकार के फायदा भारत को मिल सकता है, एक तो तेल पर कंसेशन, दूसरा डायरेक्ट रूबल में खरीदारी करना। तो निश्चित रूप से भारत रूस से ही तेल खरीदेगा और भारत जो ब्लैकमेल होता है उससे बाहर भी आना चाहेगा। इसी कारण से भारत में अशांति फैलाने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। इस बीच नुपुर शर्मा का बयान आ गया। इसी को देखते हुए सबने सोचा कि इसी पर खेला जाए। इस पे ट्रायल चालू हो गया।
और नुपुर शर्मा नप गई। नुपुर शर्मा यदि नहीं भी इस प्रकार की बात करती, तब भी किसी न किसी मुद्दे पे भारत में अशांति फैलती ही। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंपलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। हमने 1000 से ज़्यादा उलमा इकराम के दस्तखत भी करवाए हैं और पूरे मुल्क से इमामों के, उलमा के दस्तखत दिल्ली आने वाले हैं और उनको भी जारी किया जाएगा। हर किस्म की हिंसा का हम विरोध करेंगे। अब एक ही सवाल उठता है कि फिर नुपुर शर्मा को सस्पेंड क्यों किया? भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। उसी पर चलते हुए पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भारत के खिलाफ चाहे कोई भी कोई चिल्ला चोट करे, उसके ऊपर कोई आरोप लगाए कि मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विराम लगा है। इसका परिणाम देखिए कि विदेशों से आवाज उठने लगी है, धरने प्रदर्शन हो रहा है नुपुर शर्मा के पक्ष में। लेकिन ये जो बात है ये निकली है बहुत दूर तक जाने वाली है। तो नुपुर नहीं, मुद्दा है तेल। यही है असली खेल। धन्यवाद।